हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने उपेंद्र सिंह के चैप्टर नंबर 1 को, अंडरस्टैंडिंग सोर्सेस। और इसके बारे में हम वैसे तो एक एनेक्डोट, एक स्टोरी पढ़ ही चुके हैं, दो साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले लोगों के बीच के, उनके बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी वेरियस सोर्सेज को लेकर। अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जो पास्ट होता है हमारा ना, जैसे हमारा कंटेम्प्रेरी टाइम होता है, जो प्रेजेंट होता है उसकी तरह काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। आप कभी भी पास्ट को अगर समझना चाहते हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ का लेना चाहते हो, तो आप उसको किसी भी एक सिंगल फ्रेम ऑफ माइंड से या फिर एक पर्टिकुलर सोर्स से नहीं देख सकते। आपको उसके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स होंगे, यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या है, यानी कि अलग अलग व्यूज़, सोच, विचार, वो होंगे किसके? जिसने इतिहास को पढ़ा होगा, जिनको हम कॉमनली जानते हैं एज हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस के बेसिकली राइटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हिस्टोरियंस के डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट्स को आपको समझना चाहिए। उनके डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट्स को आपको समझना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आप पास्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो। अब हिस्ट्री एक ऐसा डोमेन है कि आप ये सोचो, आप हिस्ट्री को पढ़ने लगो और आपके दिमाग में ये आ रहा है, आप ये सोचने लगे कि हिस्ट्री मेरी ख़त्म हो गई है या मैंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया इतना। मैं ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, मैं किसी भी उस पर्सन को कह रहा हूँ जो कि हिस्ट्री पढ़ता है। राइटर हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये बोल दे कि हाँ, हिस्ट्री का ये वाला आस्पेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, यही मेरा सिंगल आस्पेक्ट है, फाइनल आस्पेक्ट है और सबसे परफेक्ट जो हिस्ट्री है वो यही है। अब जैसे क्या है, आप यहाँ पर अशोका को जैसे आप इमेजिन करो फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। अशोका के बारे में जब भी हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है इमेज ऑफ सांची स्तूपा, जो उसने मध्य प्रदेश के अंदर बिल्ड करवाया था। हमारे दिमाग में आता है कि वो एक फॉलोअर था बुद्धिज़्म का, ठीक है, और कलिंगा वॉर के बाद उसने अपनी लाइफ को चेंज करा था। लेकिन अगर हम अशोका की ज़िंदगी को बीच में से काटें तो अशोका का एक रूप हमें देखने को मिलता है एज वेरी मच डेविलिश, ईवल, इसका एक ईवल आउटलुक, ठीक है। और यहाँ पर ज़िंदगी के सेकेंड इनिंग में वो हमें नज़र आता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन, एक अच्छा इंसान। तो अगर हम अशोका को ही मान लें, मौर्यन एम्पायर को ही मान लें, अशोका के पर्सपेक्टिव से अगर हम, मतलब अशोका को अगर हम पढ़ें और किसी एक हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से पढ़ें मौर्यन एम्पायर के बारे में, अशोका की हिस्ट्री के बारे में, सांची स्तूपा के बारे में, बुद्धिज़्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, हम अशोका के एक आस्पेक्ट की तरफ ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। हमें इसके डेविलिश एंड ईविलिश आउटलुक से होते हुए इसके ह्यूमैनिटेरियन एंड गुड आउटलुक को, गुड ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए राइटर यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हिस्ट्री कभी भी एक सिंगल फाइनल या परफेक्ट हिस्ट्री, किसी भी आप एक फेज को मान लो, जैसे अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया, मौर्यन एम्पायर, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मौर्यन एम्पायर या फिर उसके अंदर अगर आप सिर्फ एक पर्सन को स्टडी कर रहे हो, अशोका को, चक्रवर्ती सम्राट को, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं एक सिंगल सोर्सेज के बारे में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, यही फाइनल सोर्स और यही परफेक्ट सोर्स है जो कि अशोका के बारे में बता सकता है। अभी आप उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर आगे चलकर जानोगे कि अशोका दुनिया का एक ऐसा इकलौता रूलर था जिसने पृथ्वी पर पहली बार नरक का निर्माण करा था, हेल बनवाई थी इसने, और ये लोगों को सज़ा देता था यहाँ पर, जब ये डेविलिश या ईवलिश इसका रूप स्वरूप हुआ करता था कलिंगा युद्ध से पहले। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में देखो क्या हुआ, हम किसी भी एक पर्टिकुलर घटनाक्रम को लेकर एक कंप्लीट या उसकी एग्जैक्ट पिक्चर तो
एग्जैक्ट पिक्चर को तो कभी जान ही नहीं सकते हैं। ये दुनिया है, दुनिया में इतनी सारे मुल्क हैं, इतने सारे नेशंस हैं, हर किसी की एक हिस्ट्री है जो कि एंशियंट टाइम से होते हुए, मेडिवल टाइम से होते हुए, मॉडर्न टाइम से होते हुए कंटेम्प्रेरी टाइम तक टिकती है। आप यहाँ पर एग्जैक्ट पिक्चर तो जान ही नहीं सकते ना, एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। अगर हम चलो बहुत पुराने टाइम की बात कर लें तो जैसे एक डिबेट चलती है, आपने अक्सर बचपन से सुना होगा एक फ़नी चीज़ कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, है ना। अगर आप इस चीज़ को भी पकड़ लो तो अगर पृथ्वी पर दो ह्यूमन बीइंग थे क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, एडम एंड ईव, ठीक है, तो उनको कैसे पता था कि हमें आगे चलकर और बच्चे कैसे पैदा करने हैं, सक्सेसफुली डिलीवरी हो कैसे पाई फिर सभी औरतों की आगे चलकर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन फिर ये बनी कैसे। और अगर इन्हीं दोनों से अगर ये पर्सन, पूरी पृथ्वी अगर वो बनी है तो हर कोई पर्सन तो फिर इसका मतलब ब्रदर और सिस्टर हुआ, तो फिर ये जो लव का एस्पेक्ट है दो लोगों के बीच में वो कैसे पैदा हो जाता है। यानी कि बात यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, बात यहाँ पर हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल इंटेरोगेशन की, उसके आउटलुक को समझने की इतनी गहरी है कभी कभार कि वो मोड़ ले लेती है फिलॉसफी का भी। इंसान को हर ज़माने में पता कैसे था, ये तो चलो हम क्रिश्चियनिटी के आउटलुक को छोड़ भी दें, लेकिन जो पृथ्वी पर इंसान आए थे सबको कैसे पता था कि सेक्स करके बच्चा पैदा होगा। सेक्स कर भी लिया और एक लेडी अगर एक प्रेग्नेंट हो भी गई तो हर किसी की सक्सेसफुल डिलीवरी कैसे हो गई, और ये कैसे पता था किसी को कि कितने महीनों के बाद बच्चा बाहर निकालना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा एक फिलोसफिकल ओरिएंटेशन की भी तरफ हमें ले जाती हैं, ठीक है। तो जो टास्क है हिस्टोरियन का वो बेसिकली ये है कि हमें ऐसी किसी भी पिक्चर जहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल इंटेरोगेशन, हमारी एक जागरूकता, हमारा हिस्ट्री को पढ़ते हुए एक फिलोसफिकल और एक इंटेरोगेटिव आउटलुक मतलब मैं और जानना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहती हूँ, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा भी तो हुआ होगा, वैसा हुआ होगा तो ये भी तो हुआ होगा। ये वाली चीज़ जो है हिस्टोरियंस जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए। तो हिस्टोरियंस बेसिकली करते क्या हैं, तीन मुख्य काम। उनके पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि अलग अलग सोर्सेस कौन से होते हैं, उपेंद्र सिंह में बहुत ब्यूटीफुली तरीके से रिटर्न है ये सोर्सेस, और बहुत ईजी तरीके से कि केयरफुली वो स्टडी करते हैं जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो अवेलेबल वर्ड है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जब सोर्सेस की अवेलेबिलिटी चेंज हो जाती है तो उसके साथ चेंज सिर्फ सोर्स नहीं होते, इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। मान लो कोई एक ज़माना है, मैं एक रैंडमली एक नंबर बोल रहा हूँ, कोई एक ज़माना है 600 BC, यहाँ पर जो हिस्टोरियन अगर इसके सोर्सेज को पढ़ेंगे वो बहुत अलग होंगे एज कंपेयर टू 2 AD के जो सोर्सेज होंगे। अब यहाँ पर हिस्टोरियंस को आगे चलकर मान लो 600 BC के बारे में नए सोर्सेस 2nd AD के अंदर मिले, अभी तक जो उनकी इंफॉर्मेशन इतनी थी तो उस इंफॉर्मेशन का दायरा इतना हो जाएगा। अगर उस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े हुए कैरेक्टर अगर सिर्फ इतने थे तो अब वो कैरेक्टर्स और वो जो स्टोरी लाइन है वो और गहरी होती चलेगी, उसके साथ और लोग जो हैं वो जुड़ते चलेंगे और पहलू जो हैं वो सामने अनफोल्ड होते चलेंगे। हिस्टोरियंस दूसरी चीज़ करते हैं कि वो फ्रेश एविडेंस को ढूंढते हैं, चाहे वो धरती के अंदर खुदाई करके ढूंढें, किसी किताब को ढूंढें, किसी मॉन्यूमेंट या किसी पिक्चर की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। और जब उनको सारे सोर्सेज मिल जाते हैं तो वो उसकी रिगरस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि इस पे जो लेटर्स हैं वो क्या लिखे हुए हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, जो चित्र बने हुए हैं इनका क्या मतलब है, और इससे वो एक स्टोरी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जिसको हमें काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको कोई काउंटर आर्गुमेंट करने वाला कोई हिस्टोरियन है तो वी मस्ट रिस्पेक्ट हिज और हर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो, जिसने प्रीवियस हिस्टोरियन को क्रिटिसाइज कर रखा है या फिर कोई काउंटर आर्गुमेंट दे रखी है। तो राइटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको अलग अलग हिस्टोरियंस के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? बताओ।
हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम जानते हैं राइटर यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री को ना आपको एक हेल्दी तरीके से पढ़ना चाहिए। ये वाली लाइन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में, ऐसे में, एथिक्स में ये आप यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री बट वेरियस चीज़ों में। तो राइटर आपको ये बोल रहे हैं कि देखो, डिबेट और डिसएग्रीमेंट ना, अगर आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो तो वहाँ पर डिबेट या डिसएग्रीमेंट, बेसिकली राइटर आपको ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट या फिर काउंटर किसी भी पर्सन का जो व्यू पॉइंट होता है ना, अगर आपको अपना डोमेन, अपनी नॉलेज, आपकी नॉलेज है इतनी, अगर आपको उसको बड़ा बनाना है इतना, तो आप दूसरों के काउंटर व्यू पॉइंट्स को भी रिस्पेक्ट करो, उसको एटलीस्ट सुनो तो सही कि सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है। यानी कि यहाँ पर राइटर आपसे बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या फिर किसी भी डोमेन में नॉलेज अगर आपको चाहिए और वहाँ पर आपको, अगर उस नॉलेज में आप ये चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, तो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए और वो है दूसरों के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को लेकर टॉलरेंस। और वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट एंड डिस्कशन, आपको दूसरों के व्यू पॉइंट्स सुनने चाहिए, समझने चाहिए। सभी हिस्टोरिकल जो इंटरप्रिटेशंस या दूसरे हिस्टोरियंस के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, राइटर आपसे कह रहा है कि दूसरे हिस्टोरियंस भी पागल नहीं है, वो भी कोई चीज़ अगर आपको बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो भी किसी ना किसी एक एविडेंस या किसी एक जो चीज़ उनको मिली है, खुदी हुई, गढ़ी हुई, कोई पिक्चर, कोई चित्र, मॉन्यूमेंट के ऊपर कोई लिखावट, वो उसके बेसिस पर ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम दुनिया भर के हिस्टोरियंस को और उनके व्यू पॉइंट्स को अगर मिला दें, तो पृथ्वी के हर एक इतिहासकार ने कन्वेंशनली अभी तक जब भी कोई अपनी आर्गुमेंट दी है और उसने ये कहा है कि मैं ये आर्गुमेंट अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, एविडेंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ, तो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए दोस्तों दो कैटेगरी के एविडेंसेस हमारे पास होते हैं और दुनिया भर के हिस्टोरियंस के पास होते हैं। कुछ हिस्टोरियंस बात करते हैं टेक्सचुअल एविडेंस के बेसिस पर, कुछ हिस्टोरियंस बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर। अगर आप हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट को, किसी भी हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट को देखोगे जो कि टेक्सचुअल सोर्सेज के बेसिस पर एविडेंस हमें देने की कोशिश करते हैं, तो टेक्सचुअल सोर्स मतलब कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कोई ना कोई, जैसे ये एक ऐसी चीज़ जो है, ये जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ है। अब वो हो सकता है किसी एक लीफ पर लिखी हो, वो लीफ हो सकता है कि एक पाम लीफ हो, और पाम लीफ पर जब भी कोई लिखावट होती है तो आप जानते हो कि उसको हम हिस्ट्री में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। पर मैन्यूस्क्रिप्ट का बेसिकली मतलब होता है हैंड रिटन चीज़ें, हैंड रिटन स्टफ। तो हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट्स अगर आप देखोगे जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं उसके अंदर सभी प्रकार की कॉम्पोजिशन आ जाती हैं। किसी ने लंबी लंबी कहानियाँ लिखी हो, छोटी कहानियाँ लिखी हो, छोटी बात लिखी हो, चाहे उसको रिटन फॉर्मेट में लिखा हो या फिर पुराने ज़माने से वो ओरल ट्रेडिशंस की फॉर्म में चला रहा हो। जैसे वेदास का जो ज्ञान था वो आगे चलकर कंपाइल करा गया शुरुआती दौर में, जब वो एक बच्चों को सिखाया जाता था गुरुकुल में, गुरु शिष्य परंपरा के तहत। तो वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता था या जो टीचिंग होती थी वो ओरल फॉर्मेट के अंदर होती थी। टेक्स्ट जो उसका होता था वो बाद में लिखा गया वर्ड टू वर्ड। पहले टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवाने की कोशिश करते थे। तो हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से टेक्सचुअल सोर्सेज लंबे या छोटे हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, और एज वेल एज ओरल जो चीज़ें हैं, जो ओरल सोर्सेज हैं, वो भी टेक्सचुअल सोर्सेज ही हैं हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि हिस्टोरियंस को ये पता है कि जो भी चीज़ आगे चलकर लिखी गई उसका बैकग्राउंड पीछे ओरल था। हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं इस वाले पॉइंट को, ओरल वाली बात को, कि मुंह जुबानी कोई भी चीज़ टेक्सचुअल कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और हिस्ट्री में हमेशा ऐसा होता हुआ भी आया है। अगर आप गौतम बुद्ध के जीवन काल को अगर आप स्टडी करोगे, जैसा हमने फाउंडेशन कोर्स में शुरू में एनसीईआरटी वगैरह से जितना भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में नॉलेज गेन करा, बुद्धा जब जिंदा थे उनकी कोई भी कही हुई बात या उनकी कोई भी जो टीचिंग्स थी उनके शिष्यों ने उसको कंपाइल नहीं करा। उनका एक जो फेवरेट शिष्य था, क्या नाम था उसका, आनंद। आनंद उनसे कहता भी रहता था कि आपके जाने के बाद बुद्धा जी, हम चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को ये ज्ञान मिले जिससे हम लोगों ने आपकी छत्र छाया के अंदर आपसे सीखते हुए
एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, खुद को खोजा, अपने अस्तित्व को खोजा, अपनी आत्मा का अस्तित्व जाना, अपने आप को जाना, और संसार के मोह माया को छोड़ने के लिए आपने हमें तौर तरीके बताए, अलग अलग हथकंडे बताए। हम ये चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को भी ये वाला ज्ञान मिले। लेकिन बुद्धा के जीते जी कोई भी परिस्थिति रही हो, वो एग्जैक्ट चीज़ तो हम जानते नहीं कि गौतम बुद्धा के वर्ड्स क्या थे जब उनके डिसाइपल्स उनको ऐसा बोलते थे कंपाइल करने के लिए। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, बुद्धा के टाइम पर उनकी टीचिंग्स कंपाइल नहीं करी गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं, राइट। बुद्धिस्ट काउंसिल 1, बुद्धिस्ट काउंसिल 2, बुद्धिस्ट काउंसिल 3 एंड सो ऑन, जहाँ पर बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करा गया। तो यहाँ पर भी तो ये चीज़ निकल कर आती है कि अभी तक बुद्धा जब जी रहे थे उनके टाइम पर जो चीज़ ओरल थी, आगे चलकर उनके देहांत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद वो चीज़ कंपाइल करके रिटन फॉर्मेट में आ गई। और आज हमारे पास बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड, बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड बड़ी सारी किताबें हैं। कई किताबें तो ये भी बोलती हैं, कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि बुद्धा एक बार को बोट लेकर श्रीलंका तक गए थे। अब उस चीज़ को एविडेंस की फॉर्म में, रिटन फॉर्मेट में लिखा गया है। और जो श्रीलंकन बुद्धिज्म हिस्ट्री के ऊपर जो बुक है, उसका नाम आप जानते ही हो। एक को हम कहते हैं दीपावंशा, दूसरे को हम कहते हैं महावंशा। दीपावंशा एंड महावंशा, ठीक है। उसके बाद दो तरह के सोर्सेज होते हैं ना, टेक्सचुअल और आर्कियोलॉजिकल। टेक्सचुअल मैंने आपको बता दिया। अब आर्कियोलॉजिकल क्या, जो कि बेसिकली हम टच कर सकें, किसी खुदाई से कहीं पर निकले हुए हैं, या फिर कोई मॉन्यूमेंट, या फिर कोई मंदिर, या फिर उसकी दीवारें, कोई आकृति, कोई चित्र, अगर कुछ ऐसा है तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर सारे वो सोर्सेज कवर होते हैं जो कि टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल वर्ड का दोस्तों मतलब होता है एनीथिंग विच यू कैन टच, ठीक है, या फिर कोई भी मटेरियल रिमेन। लेकिन राइटर आपको ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखो आप कोई सा भी जो सोर्स है ना, अब जैसे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप कॉइन्स को भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये मैंने कॉइन्स जो हैं आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिल रही है गुप्ता एम्पायर के कॉइन्स की, तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। हम यहाँ पर जान सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर के रूलर्स क्या करते थे, एक साइड पर अपनी खुद की फ़ोटो होती थी उनकी, किंग की या क्वीन की, और कॉइन्स के दूसरे साइड पर जो भी उनके फेवरेट गॉड या गॉडेसेस होते थे उसकी फ़ोटो वो लगाते थे। और यहाँ पर किंग या क्वीन को बहुत बार एज अ वॉरियर, वो हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं, वीणा बजा रहे हैं, ऐसा करके दिखाया जाता था। तो अगर गुप्ता एम्पायर के बारे में अगर हमें झलक पानी है कि वहाँ के किंग या क्वीन क्या आर्टिस्टिक थे, क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर या म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे, तो उनके कॉइन्स हमें ये चीज़ साफ तरीके से जस्टिफाई करके बताते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइटर हमें यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, चाहे टेक्सचुअल सोर्सेज होते हैं, आप बहुत बार सोर्सेज में कोई स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन नहीं कर सकते हो कि मुझे ये हिस्टोरिकल सोर्स मिला हुआ है, ये टेक्सचुअल है मेरी नज़रों में, या फिर ये आर्कियोलॉजिकल है मेरी नज़रों में। बहुत बार ये जो डिस्टिंक्शंस होती हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, कि आप प्रिसाइजली एक लक्ष्मण रेखा खींच दो और इसको बोलो ये जो है ये टेक्सचुअल सोर्स है, या फिर ये वाला जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ऐसा बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभार इसकी चीज़ यहाँ पर भी वर्कआउट करती है, इसकी चीज़ यहाँ पर भी वर्कआउट करती है। प्रूफ जानते हैं कैसे, देखो बड़े सारे पास्ट को स्टडी करने के लिए हमें जो मटेरियल रिमेन्स जो मिले हुए हैं, जैसे अगर आप लिटरेरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की अगर आप बात जानो, जो इंसानों ने हाथों से पाम लीफ पर पहले कुछ ना कुछ लिखना शुरू करा था, जैसे ये, ठीक है, तो एक्चुअली ये मटेरियल भी तो हुए, यानी कि इस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। लेकिन लिखावट को पहचानना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, उसकी रिगरस एनालिसिस करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको इंटेरोगेट करना, ये तो तभी पॉसिबल हो सका ना जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तहत उसकी खुदाई हो सकी, उसकी एक्सकवेशन हो सकी। एंड सिंस यू कैन टच दिस मैन्यूस्क्रिप्ट, और हमें बताया गया था जिस चीज़ को आप टच कर सको, टेंजिबल जो चीज़ है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टेक्सचुअल सोर्स भी बोल सकते हो और आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जिनमें आपको राइटिंग का एलिमेंट, एक लिखावट का एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो आप उसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अलावा आप उसके अंदर एक टेक्सचुअल फ्लेवर भी पाओगे, ठीक है।
बड़े सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें कोई ना कोई टेक्स्ट लिखे होते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जैसा कि आप जानते हो ये लिखे जाते हैं हार्ड सरफेसेस के ऊपर, राइट। जैसे पीछे ये एक इमेज है अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन की। अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो तो ये एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो, ये देखो, ठीक है, ये अशोकन पिलर है और इस पर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है। अशोकन ने कुछ मैसेज वगैरह यहाँ पर जो है वो डलवाए थे, ठीक है। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन भी हुआ और टेक्सचुअल रिमेन भी हुआ। इसके अलावा सिक्के। अब यहाँ पर तो सिक्कों के ऊपर आपको नक्काशी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत बार कुछ कुछ सिक्कों पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी भी जाती थी। जैसे एक प्रकार से एक लिखावट देखो, अगर आप देखोगे तो इस सिक्के पर देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये लिखावट, ठीक है। तो ये सिक्के आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुए, लेकिन ये जो लिखावट है, ये कुछ ना कुछ जो सिंबल्स बने हुए हैं, ये टेक्सचुअल एविडेंस की तरह भी काम करेंगे। और इंस्क्राइब्ड इमेजेस, बहुत बार आप एलोरा अजंता केव को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बुद्धा के अलग अलग अवतारों की, कि बुद्धा कुछ यहाँ से मैसेज देना चाह रहे हैं इस चित्र से, या बुद्धा का कोई वज्रपानी पद्मपानी का कोई पोज है, उनका कोई अवतार है, तो वो इमेजेस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो विजुअल सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, विजुअल सोर्सेज मतलब क्या, जिसको आप देख सकते हो, ये एक प्रकार के डिस्टिंक्टिव टाइप के एक मटेरियल सोर्स भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है। तो जिनको आप आंखों से देख सकते हो वो मटेरियल सोर्स भी आप उनको मटेरियल सोर्स का नाम भी दे सकते हो। जैसे आर्किटेक्चर, कोई स्कल्पचर, कोई मूर्ति वगैरह हुई, या फिर कोई जो पेंटिंग है, ठीक है, जैसे ये पेंटिंग हो गया, है ना, और कोई मूर्ति है वो स्कल्पचर हो गया, और यहाँ पर एक आर्किटेक्चर है, ये टेम्पल है, ठीक है, और ये एक अशोकन पिलर है, इसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन लिखी हुई, इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर अशोकन जो पिलर्स हैं, यहाँ पर जो पहिया है, जो व्हील है, हम उसको किस नाम से जानते हैं? हम उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका मतलब क्या होता है? टर्निंग दी व्हील ऑफ लॉ। तो ये अशोका का ये खुद का कोई मैसेज है क्या? नहीं, अशोका हैज़ बोरोड दिस मैसेज फ्रॉम गौतम बुद्ध इटसेल्फ। ये बुद्धा का मैसेज था, ये उनकी टीचिंग थी। अब क्योंकि अशोक जो था वो बुद्धा का फॉलोअर था, तो उसने ये चीज़ यहाँ पर इंस्क्राइब करवा रखी है, उसे अच्छा लगता था, ठीक है। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, यहाँ पर 4 एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर 4 एनिमल्स होते हैं, वो बुद्धा के जो लाइफ के वेरियस फेजेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कौन से फेजेस होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में पूरम दला दहिया में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। तो आपका होमवर्क ये है कि आप सब सुनने वाले, चाहे लाइव क्लासेस में जितने भी लोग बैठे हो, वीडियो जब आ जाए तो उसके कमेंट बॉक्स में आप होमवर्क ज़रूर करा करो। अब से आपको सबसे पहले ये बताना है कि बुद्धा की ये वाली जो पिक है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है इंडिया में, लोकेशन उसकी बताना और उस मॉन्यूमेंट का या उस जगह का नाम बताना। सिमिलरली ये वाली जो पिक है आपको बतानी है कि इंडिया में ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलती है और ये कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर है, किसने इसको बनवाया था, ठीक है। और आपको उसके बाद ये बताना है कि जो अशोका के ये जो एम्बलम्स होते हैं, जो लायन पिलर्स इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, इसके अंदर ये जो आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ये 4 एनिमल्स है कौन से, और कौन सा एनिमल बुद्धा के जीवन के कौन से फेज को दर्शाता है। ये 3 होमवर्क आपके लिए इस लेक्चर से। तो जो ऑडियंस मेरे को सुन रही है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा, और फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को भी ये वाला काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम जानेंगे पुराने ज़माने में जब लोगों ने लिखना शुरू करा और चाइना से लिखावट जब शुरू हुई, तो लोगों ने अलग अलग ज़माने में किस पर वो लिखते थे, क्या यूज़ करते थे, लिखावट के टाइम पर चैलेंजेस क्या आते थे, वो सारी लिखावटें हमारे पास स्टोर्ड हैं या फिर कुछ जल भुन गई, कुछ राख बन गई, हुआ क्या,
ये सारी बातें हम जानेंगे कि बेसिकली राइटिंग सिस्टम इन्वेंट कैसे हुआ थ्रू द लेंस ऑफ, मतलब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंशियंट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग थी दुनिया के अंदर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।